ये 14-15 अप्रैल 2008 की बात है। शबनम पर आरोप था कि उन्होंने अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। जैसे ही ये खबर अखबार में छपती है, तो एक व्यक्ति अखबार लेके सीधा हमारे पापा के पास पहुँचता है। जाकर दिखाता है, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या कर लिया। एक हत्यारन के बेटे को गोद ले लिया है। उसी दिन मुझे नौकरी से भी निकाला गया। मैं जेल चला जाता हूँ। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं अपने यूट्यूब और फेसबुक पर कई क्राइम की कहानियाँ सुना चुका हूँ और सुनाता रहा हूँ। लेकिन आज इस जोश टॉक के मंच पर मैं कोई किसी और की कहानी सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी सुनाने के लिए आया हूँ। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमरोहा, उसी की एक तहसील है हसनपुर। हसनपुर तहसील क्षेत्र का एक छोटा-सा गाँव लगता है। एक मिडल फैमिली में मेरा जन्म हुआ और हम 4 भाई और 1 बहन, यानी कि 5 लोग। पापा मेरे एक इंटर कॉलेज में एक टीचर की नौकरी किया करते थे। सामान्य सा परिवार था, घर पे ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा थीं, इसलिए 6वीं क्लास से जब मैं कक्षा 6 में आया था, तब मैं अपने दादा के साथ उनका एक बिज़नेस में हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। दरअसल वो चक्की स्प्रेयर धान मशीन का काम किया करते थे, तो मैं उस पे काम करता था। साथ-साथ मैं खेती का भी काम करता था। चूँकि मेरा पढ़ने-लिखने में ज़्यादा मन होता नहीं था और मैं कक्षा 10 में फ़ेल हो जाता हूँ। जैसे मैं फ़ेल हुआ तो मैंने सोचा कि अब घर वाले मुझे पढ़ाई को लेके ज़्यादा प्रेशर करेंगे, और एक दिन मौका पाता हूँ और मौका पाते ही मैं घर से भाग जाता हूँ। जैसे भाग कर मैं दिल्ली पहुँचा, तो अब कक्षा 10 में जो फ़ेल हुआ है व्यक्ति, वो करेगा क्या? तो मुझे एक मज़दूरी जैसी काम मिल गया, यानी कि एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पर सरियों का काम होता था, लोहे का काम होता था, कई तरह के प्रोडक्ट बनते थे। मैं 10वीं क्लास में जब फ़ेल हुआ था, तो बालक ही था उस वक़्त, लगभग 14 या 15 साल के आस-पास, और मैंने उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। मैं लगातार 16 दिन तक उस कंपनी में काम किया और मेरे हाथों में इतने ज़्यादा छाले पड़ गए थे, वक़्त पे ना खाना मिल रहा था और ना फिर छत मिल रही थी, ना ही ज़मीन मिल रही थी। जैसे-तैसे करके वो वक़्त गुज़र रहा था, तब मुझे अपने घर की याद आती है कि शायद मेरा घर का जो वक़्त था, वो इससे ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैं वापस चलता हूँ। और मैं जो पढ़ाई से कट रहा था या फिर दूर जा रहा था, तो बस वापस मैं जब 16वें दिन घर पहुँचता हूँ, हालाँकि मेरे घरवालों ने से बीच में मुझे बहुत तलाश करने की कोशिश की थी, लेकिन वो दौर ऐसा था जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे। तो घरवाले थक चुके थे, हार चुके थे, और मैं 16 दिन बाद जब घर पहुँचा, तो घरवाले देखकर बहुत ज़्यादा रोए। तब मेरे दादा ने कहा कि बेटा, तुम अगर ईमानदार से ईमानदार कोशिश करोगे पढ़ाई में, तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैंने फिर पढ़ाई करना शुरू कर दिया, यानी कि हाई स्कूल मैंने कर लिया, उसके बाद इंटर, और इंटर के बाद फिर मेरे नंबर आता है कि मैं कहाँ पढ़ने जाऊँ। तो क्योंकि मेरे बड़े भाई भी एक अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे और घर की कंडीशन इतनी बढ़िया नहीं थी कि मुझे भी वो अच्छे स्कूल में पढ़ाते। तब मुझे मौका दिया गया अमरोहा के जेएस हिंदू कॉलेज में, जो कि घर से लगभग 70 किलोमीटर दूर था। वहाँ मैं रह भी नहीं सकता था। प्रतिदिन स्कूल जाता था अपने घर से, यानी कि कॉलेज, और मुझे रास्ते में 2 बसें बदलनी पड़ती थी, और उन 2 बसों में कई सारे मेरे दोस्त भी बन गए थे। उनमें एक दोस्त थी शबनम, और आगे मौका मिलेगा तो मैं शबनम की कहानी आपको इस बीच में आगे भी बताऊँगा। लेकिन जब वहाँ मैं 3 साल तक मैंने ग्रेजुएशन किया, और ग्रेजुएशन करने के बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तब इस बीच में सबसे हम लोगों मिडिल फैमिली वालों के सामने ये, और खासकर गाँव वालों के सामने ये दिक्कत आती है कि हम आगे करेंगे क्या? तो मेरे बड़े भैया ने मुझसे कहा कि अभी तुम, वैसे भी तुम्हें एक्टिंग का शौक है, और जो एक्टिंग का शौक है, तो क्यों ना तुम मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लो, और मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के बाद इसकी नौकरी, यानी कि पत्रकार तो बम्बई में भी बन सकते हैं, तो इसलिए बम्बई में जाके पत्रकार बन जाना। तो मैंने ये मास कम्युनिकेशन का कोर्स करने के लिए फिर जब आफ्टर ग्रेजुएशन मैं गया, तो मुझे मौका मिला चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में, और मैंने 2 साल का वहाँ मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया। इसी बीच में मैंने अप्लाई किया नौकरी के लिए, तो मुझे बहुत कम प्रयास में एक नौकरी मिल जाती है, और मैं उसमें 3-4 महीने काम करता हूँ, और उससे अच्छा मुझे प्रिंट मीडिया में काम करने का अवसर मिल जाता है, मौका मिल जाता है, और मेरी पहली शुरुआत थी दैनिक जागरण मेरठ में। तो मेरठ वाले जो ऑफ़िस है, उन्होंने कहा कि आपको बुलंदशहर में जाके काम करना है। तब मैंने पहली जो मेरी नौकरी लगती है साल 2008 में लगती है, वो दिसंबर का महीना था, और मैं ये सोच के गया था कि ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगा। लेकिन इसी बीच में एक मुझे 23 दिसंबर 2008 को ही एक दोस्त दोस्त मिल जाती है। दोस्त का नाम वंदना सिंह, उसकी भी कहानी मैं आगे बताऊँगा। जब आगे ऐसी नौकरी चल शुरू हो जाती है, और इतना मज़ा आने लगता है कि अब तक जो ज़िंदगी थी, लग रहा था कि सब कुछ अजीब था, लेकिन हालाँकि भले ही मेरी नौकरी ₹5500 प्रति महीना के हिसाब से थी, लेकिन अच्छा था। नौकरी करते-करते कई साल बीत जाते हैं, और इस बीच में मुझे पता चलता है कि साल 2012 की ये बात है, मेरे जूनियर का तो प्रमोशन हो जाता है, लेकिन मेरा खुद का प्रमोशन नहीं हुआ। इस बात को लेकर मैं अपने सीनियर से, कई लोगों से मेरा झगड़ा भी हो जाता है, और इसी बात को देखते हुए अपनी नौकरी को छोड़ देता हूँ। कई दिन के बाद मुझे पता चलता है कि एक और प्रिंट मीडिया से मेरे पास कॉल आती है, और उन्होंने कहा कि आपको अमरोहा में नौकरी करनी है।
अब मैं अमरोहा चला जाता हूँ, अमर उजाला जॉइन कर लेता हूँ। वहाँ की मुझे मेरे साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। आपको मैंने बताया था कि एक शबनम का मैंने ज़िक्र किया था। दरअसल शबनम वो जब मैं अपने गाँव से चलता था तो रास्ते में बस में मिलते थे और एक आपने भी शायद सुना होगा, ये साल 2008 का किस्सा है, 14-15 अप्रैल की रात। एक बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस मैटर हुआ था उत्तर प्रदेश के अमरोहा में। अमरोहा के गाँव बावनखेड़ी में एक लड़की जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। वो मैटर इतना ज़्यादा हाइलाइट हुआ था, हालाँकि उस लड़की को मैं जानता था, लेकिन मैं खुद स्ट्रगल कर रहा था इसलिए मैं उससे मिल नहीं सका। लेकिन अब मैं अमरोहा में अमर उजाला में नौकरी कर रहा था, तभी मुझे उसकी याद आती है। मैंने सोचा कि वो लड़की तो वाक़ई बहुत अच्छी है, तो क्यों ना उसकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी लिखी जाए, किताब लिखी जाए। इसके लिए उससे मिला जाए और एक दिन मैं जेल चला जाता हूँ। अब मैं जब जेल मिलने के लिए उनसे गया तो मैंने पर्ची लगाई, जैसे एक होता है जेल में मुलाकात का एक सिलसिला होता है, तरीका होता है, तो मैंने पर्ची लगा के जिस तरह से मैंने मुलाकात करने की उनसे कोशिश की, तो मेरी पर्ची अंदर पहुँच जाती है और जाकर मैं पहुँच जाता हूँ अंदर और अंदर जब मैं गया, तो शबनम दिखाई नहीं दे रही थी उन सैकड़ों लोगों की भीड़ में। बाकी सब लोग थे। तब मैं लगा कि मैंने कि भाई आप शबनम को बुला दीजिए, मुझे शबनम से बातचीत करनी है। जैसे शबनम के बारे में बात आती है कि कौन शबनम, क्या क्या शबनम? अरे मैंने कि वो बावनखेड़ी की जो लड़की है जिसने अपने परिवार के लोगों का मर्डर कर दिया था अपने प्रेमी के साथ मिलकर, तो मुझे उनसे मुलाकात करनी है। तो जैसे ही उन लोगों को ये पता चला, क्योंकि 2008 का वो किस्सा था, साल 2012 तक किसी भी शख्स ने उससे शबनम से मुलाकात नहीं की थी और अचानक से कोई व्यक्ति अगर जेल में आ जाता है, तो उन्हें लगा कि शायद शबनम की जान को खतरा है। तुरंत ही मुझे उन्होंने पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद मेरी सारी तलाशी ली, मेरी एक चीज़ को देखा, मुझसे पूछा तुम कैसे क्या? मैंने अपनी बैकग्राउंड के बारे में बताया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था और मुझे जब मेरे पास कुछ मिला नहीं तो उन्होंने कहा कि अब आज के बाद तुम्हें जेल आने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा इंटरेस्ट और जग जाता है। मैंने सोचा कि अगर मेरे सिर्फ़ मुलाकात करने से मामला इतना हाइलाइट हो जाता है, इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो क्यों ना कि मैं शबनम की ज़िंदगी लोगों के सामने लेके आऊँ किताब के रूप में, तो कितना बढ़िया होगा। अब मुझे ज़िद सी चढ़ जाती है और इस बीच में मैं नौकरी भी कर रहा हूँ और बीच-बीच में शबनम से मिलने के लिए आता भी रहा हूँ। जब शबनम से मिलने के लिए आता रहा हूँ, लेकिन कोशिश करता था, लेकिन कुछ शबनम मिलने के लिए तैयार नहीं होती थी। पहले जेल प्रशासन तैयार नहीं हुआ और इस तरह से धीरे-धीरे करके वक़्त आगे बढ़ने लगता है। एक दिन ऐसा पता चलता है कि जब शबनम जेल में गई थी, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम बाहर निकल रही थी और मैं जेल के बाहर खड़ा हुआ हूँ। तो मैंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की टीम से पूछा कि आप यहाँ क्यों? क्योंकि मुझे लोगों ने कहा कि ये शबनम से मिल के आ रहे हैं। मैंने कहा मैडम एक बात बताओ कि आप यहाँ क्यों, क्या क्या मामला है? उन्होंने कहा कि शबनम को एक बेटा भी है। मैंने कहा बेटा? अरे हाँ, जब वो जेल गई थी तब वो ढाई महीने की प्रेग्नेंट थी। अच्छा, ढाई महीने की प्रेग्नेंट थी, तो उनको बच्चा कितना बड़ा हो गया? कैसे? मैंने उसके बारे में, बच्चे के बारे में पूछना शुरू किया। तो उन्होंने मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस मैटर पे हम ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन मेरा थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ जाता है इस कहानी में। तब मेरे दिमाग में आता है कि ये टीम यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी माँ के साथ जेल में 6 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता और वो बच्चा जेल में ही पैदा हुआ, वहीं उसकी परवरिश हो रही है, सब कुछ उसका वहीं हो रहा है। तब मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना किताब लिखने के बजाय अगर हम उस बच्चे को ले लें तो कितना अच्छा रहेगा। इधर जो नौकरी मैं कर रहा था अमर उजाला में, तो उस नौकरी को मैं स्विच कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ और उसकी जगह मुझे बुलंदशहर में ही फिर से ही एक दूसरा अखबार था, हिंदुस्तान, मुझे उसमें नौकरी मिल जाती है और मैं उस अखबार में नौकरी कर रहा था और जब जो मुझे छुट्टी मिलती थी, तब मैं मुरादाबाद के जेल में आया करता था मुलाकात करने के लिए, लेकिन शबनम मुझसे मिलने के लिए तैयार नहीं थी और कब ऐसे आते-जाते 3 साल बीत जाते हैं, पता ही नहीं चला। लेकिन इसी बीच में मुझे पता चलता है कि अखबार में एक विज्ञापन था कि कोई भी अगर उस बच्चे को लेना चाहता है, तो उसके लिए एक आवेदन कर सकता है। मैंने भी देखा-देखी आवेदन कर दिया और आवेदन करने के बाद जैसे मेरा एप्लीकेशन जाती है तो रिजेक्ट हो जाती है। मैं गया कि आपने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों कर दी? तो वहाँ पर एक मैडम थी सुरभि यादव। सुरभि यादव से मैंने पूछा मैडम आपने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों कर दी? कहा सर आपकी शादी नहीं हुई है और आप नौकरी करेंगे या उस बच्चे को पालेंगे? इसलिए शादी होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कहा परेशान क्यों होते हो? मैं अभी आधे घंटे में शादी करके आ रहा हूँ। क्योंकि बुलंदशहर में ही वंदना सिंह नाम की मेरी एक दोस्त मिली थी जिसका मैंने पहले भी आपको ज़िक्र किया था। मैं उनसे हर बातें शेयर किया करता था, तो मैंने ये बातें भी शेयर की कि एक जेल में एक बच्चा है, उसकी माँ है, इस तरह से उसे लेना है। तो जब बात शादी की आती तो मैंने उनसे ये वाली शादी की बात तो उस टाइम नहीं की थी, लेकिन उनसे जहाँ-जहाँ मेरी शादी की बात चल रही थी, मैंने उन सब लड़कियों से बात की, कोई लड़की तैयार नहीं होती है। तो वंदना सिंह से मैंने पूछा कि वंदना सिंह ऐसे-ऐसे मसला है कि मैं उस बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ और उसके लिए शादी का होना बहुत ज़रूरी है और कोई लड़की तैयार नहीं है। तो वंदना सिंह ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर लेते हैं। जबकि वो हिंदू और मैं मुसलमान और इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। उन्होंने ऐतराज़ सिर्फ़ एक बात पे किया, एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं करूँगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हमने अपना बच्चा पैदा किया तो हम इस बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाएँगे। इसलिए मुझे उस दिन सोचकर कोई भी ऐसा नहीं लगा कि ठीक है कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन बाद में उसका एहसास होता है।
हालाँकि मैंने उनकी बात मान ली और उस रिश्ते को, उस बात को, उस शर्त को मैं आज तक भी निभाता चला आ रहा हूँ। आखिरकार वो दिन भी आता है और 30 जुलाई 2015 को वो बच्चा हमें मिल जाता है और अगले दिन अखबार में खबर छपती है। खबर थी 3 बड़ी खबर थी फ्रंट पेज पर। पहली खबर थी कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का इंतकाल हो गया है, जो कि राष्ट्रपति भी रहे थे। दूसरे याकूब मेनन को फांसी दी गई थी और तीसरी जो खबर थी, मेन खबर, वो उस्मान के आंगन में खेलेगा शबनम का ताज। जैसे ही ये खबर अखबार में छपती है तो एक व्यक्ति अखबार लेके सीधा हमारे पापा के पास पहुंचता है, जाकर दिखाता है, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या कर लिया, एक हत्यारन के बेटे को गोद ले लिया है। और यही नहीं, उसने एक हिंदू लड़की से भी शादी कर ली है। बस इसी बात पर घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। घर वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया, मैंने घर वालों को समझाने की तमाम कोशिश की, आखिरकार उनके तो समझ में आ जाती है। लेकिन जब घर वाले कहीं बाहर जाया करते थे, पापा हो या अम्मी हो या फिर भैया हो, जब भी या रिश्तेदार जब कहीं कहीं बाहर जाते थे, बाजार जाते थे या अपने काम से जाते थे या भैया अपने हॉस्पिटल में रहते थे, तो उनको ताने मिलते थे, अरे यार तुमने तुम्हारे भैया ने कितना बुरा काम कर दिया है, एक हत्यारन के बेटे को गोद ले लिया है। हाँ, कुछ ना कुछ जरूर लालच रहा होगा। इस तरह की तमाम तरह की ताने देना, कोई लालच बताता था, कभी कुछ बताता था कि देखो भविष्य में देखना कि कितना बुरा हो जाएगा, तुम समझ नहीं रहे हो। कुल मिला के घर वालों ने उन तानों के साथ रहना शुरू कर दिया और मैंने अपने आप को बुलंद शहर में जाके सीमित कर लिया था। अब अचानक से बच्चा हमारी ज़िंदगी में अगर आ जाता है तो अड़ोस-पड़ोस वालों को पता चलता है, लेकिन मैंने किसी हर तरह के लोगों से हर तरह के बहाने शुरू कर दिए। किसी को ये बताया मेरी पहली बीवी का बच्चा है, किसी को मैंने ये बताया कि मेरे दोस्त का बच्चा है, कुछ ना कुछ इस तरह से बहाने, और मैंने फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह और दूसरी जगह को छोड़ के तीसरी जगह, इस तरह से मैंने अलग-अलग घर बदलता चला गया, क्योंकि तब तक हम किराए के मकान में रहते थे। वक़्त थोड़ा-सा और आगे बढ़ जाता है। अब ज़िंदगी जो पटरी से उतरी थी, अभी तक वो धीरे-धीरे गाड़ी पटरी पाने लगती है और ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलने लगती है। मेरी नौकरी चल रही थी, वाइफ़ की नौकरी चल रही थी, साथ ही जो बेटा था वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था और साल 2020 आ जाता है। एक दिन घर से खबर आती है कि आपकी नानी का इंतकाल हो गया है। ठीक है, जैसे नानी के इंतकाल की खबर मिलती है तो भैया हम अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं और इसी दिन, मुझे नहीं पता था, ये 5 अक्टूबर 2020 की ये बात है। उसी दिन मुझे नौकरी से भी निकाला गया था, लेकिन नानी के इंतकाल होने की वजह से, कि एक तो पहले से उसपे दुःख है और ये नौकरी के बारे में पता चलेगा तो उसे और ज़्यादा दुःख होगा, इसलिए आज इस लेटर को नहीं देते हैं। डेट दोनों की सेम थी, नानी के मरने की और नौकरी से निकाले जाने की। मैं उन दोनों हिंदुस्तान अखबार में नौकरी कर रहा था और जब मुझे ये पता चलता है तो मैं बहुत ज़्यादा रोया था, इतना ज़्यादा रोया था। हालाँकि मेरी नौकरी कुछ ज़्यादा नहीं थी, 10-12 हज़ार रुपए महीने कुल मिलते थे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद ये बढ़िया है, वाइफ़ की नौकरी चल रही है, मेरी चल रही है, बेटा पढ़ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और मैं काफ़ी दिन तक परेशान रहा। हालाँकि कभी-कभी अच्छा भी लगता था कि मैंने कई साल, लगे 10-12 साल लगातार मैंने सूरज उगता हुआ और डूबता हुआ कभी देखा नहीं। लेकिन 1 आध महीना तो मेरा बहुत अच्छे से गुज़र जाता है, दूसरा महीना मेरा बहुत अच्छे से गुज़र जाता है और धीरे-धीरे करके जब वक़्त आगे बढ़ रहा था, तब लोगों ने मुझे ताने देने शुरू कर दिए। क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, बीवी की कमाई खा रहा है, इस तरह की बातें। तो मुझे बहुत बुरा लगने लगा। लेकिन इसी बीच में एक नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल खबर प्रकाशित हो जाती है कि भारत की वो पहली महिला शबनम, जिसने कि अपने परिवार के 7 लोगों की हत्या की थी, उसको फांसी दी जाएगी और इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश के मथुरा की जेल में तैयारी शुरू हो जाती है। और जैसे ही उससे जुड़े हुए लिंकों को तलाश करना शुरू किया, मीडिया वालों ने, प्रिंट मीडिया वालों ने या फिर सोशल मीडिया वालों ने, तो अब उसके बेटे को ढूँढना शुरू कर दिया। बेटा तो मेरे पास था, हम एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे, भले ही चाहे मैं नौकरी पे ना था। अब मीडिया वालों ने जैसे मुझसे बातचीत करने शुरू कर दिया तो मेरा इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए। अब घर पे आते थे तो लोगों के मिलियंस में व्यू आया करते थे। तो मैं देखता था मुझे लोग देख रहे हैं, मिलियंस में देख रहे हैं और मुझे अच्छा भी लगता था कि भई मेरी बातें लोगों तक पहुँच रही हैं। एक दिन बहुत बड़े रिपोर्टर हमारे घर पे आते हैं। 21 फरवरी 2021 का वो वाक़या है। नाम उनका शम्स ताहिर खान साहब। उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, लगभग 34 मिनट कुछ सेकंड का इंटरव्यू करने के बाद तब मैंने उनसे पूछा कि सर ये कैसे-कैसे करते हैं? क्योंकि वो क्राइम तक पे कहानियाँ सुनाते हैं। और उन्होंने जब मेरी कहानी सुनी तो उन्होंने कहा कि तुम भी कहानी सुना सकते हो, तुम भी ये कर सकते हो। कहानी के बीच में जब उन्हें पहली बार ये पता चला था कि जिस बच्चे को मैं जेल से लेके आया था वो 6 साल 7 महीने और 21 दिन जेल में रहा था, पैदा वहीं हुआ और इतने दिन तक वहाँ रहा। और जब वो इंटरव्यू कर रहे थे, वो लगभग 13 साल के आस-पास का हो चुका था, अच्छी पढ़ाई कर रहा था, सब कुछ। तभी मैंने कहा था, सब मैं नौकरी नहीं है मेरी और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, तुम यूट्यूब शुरू क्यों नहीं करते हो? वो कह के चले जाते हैं और ये बात आई गई जैसी हो जाती है। यानी कि वो आए थे फरवरी में और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इस तरह से चले जाते हैं। अब महीना आता है मई का और वो दिन था 9 मई 2021 की वो तारीख थी। एक लड़का हमारे घर पे आता है और अचानक से आया और आके बोला कि भैया मुझे ना कुछ यूट्यूब के बारे में आपसे सीखना है। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरी मज़ाक बनाने के लिए आया था। मैं तो पहले से नौकरी पे नहीं था और वो यूट्यूब के बारे में मुझसे जानना चाहता है और यूट्यूब के बारे में मुझे क, ख, ग कुछ भी नहीं पता था।
ऐसी बातचीत करते-करते वो मेरी बड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि तुम मेरी रिस्पेक्ट तो करते हो, एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई, तुमने मुझे अपनी शादी में क्यों नहीं बुलाया? उसने कहा, भैया मेरी शादी-वादी क्या थी, मैं तो खुद उसमें एक लिफ़ाफ़ा लेके गया था और मुझे सिर्फ़ लि खाना खाना था, लिफ़ाफ़ा देके वापस आना था। लेकिन पता चला कि दूल्हे ने दहेज माँगा है और वो शादी मतलब बारात लेके नहीं आ रहा है। अब उन्हें लड़की वालों को एक दूल्हे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने तुरंत ही मुझे खड़ा कर दिया, यानी कि मुझे खुद दूल्हा बना दिया, उस लड़के को जो मेरे घर पे मुझसे यूट्यूब के बारे में जानकारी ले रहा था। मैंने कहा, यार तो बहुत अच्छी कहानी है, तो एक काम करते हैं, मेरे पास एक 12-13 हज़ार रुपए का मोबाइल था, मुझे आवाज़ रिकॉर्ड करने का शौक था, तो मेरे पास अपना एक वॉइस रिकॉर्डिंग वाली लीड भी थी। कुल मिला के एक छोटा-सा ट्राइपॉड मेरे पास था। ये चीज़ मेरे पास पहले से अवेलेबल थी और मैंने उस लड़के को बिठाया और बिठाने के बाद उसका इंटरव्यू कर लिया। ये मेरा पहला इंटरव्यू था। अब उस इंटरव्यू को तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया और उसकी जैसे-तैसे करके एडिटिंग वगैरह मैंने और इधर-उधर से सीखी और सीखने के बाद अब मैं ये सोचता रहा कि यार क्या मतलब अपना चैनल बनाना है, कैसा बनाना है, क्या क्या नहीं बनाना है। तो अन्य जो लोग वीडियो बनाया करते हैं टेक्नोलॉजी वाली, मैंने उन वीडियो को देखा और देखने के बाद तुरंत ही सोचा कि क्यों ना मैं अपने नाम से चैनल बनाऊँ। यानी कि उस्मान सैफ़ी के नाम से चैनल बनाया और चैनल बनाने के बाद उस वीडियो को मैंने उस पे अपलोड कर दिया। वो मेरी पहली वीडियो थी। 1-2 दिन और बीत जाते हैं और बीतने के बाद फिर इस बीच में एक हरियाणा में मर्डर हो जाता है। जैसे-जैसे वो कहानी हुई थी, वैसे-वैसे कहानी मैंने उसे अपनी ज़ुबानी बता दी कि एक लड़का घर से निकलता है और घर से निकलने के बाद उसके साथ हादसा होता है, लोग उसे मार देते हैं। पूरी कहानी जो थी मैंने अखबार या इधर-उधर से जो सोर्सेज़ थे, उनके माध्यम से पढ़ना शुरू कर दिया। अब मैं लोगों से बताया करता था कि भई मेरे चैनल का नाम उस्मान सैफ़ी है, उस पे आप कहानी सर्च किया करो। तो लोग जब उस्मान सैफ़ी सर्च किया करते थे, तो शबनम की स्टोरी आना शुरू हो जाया करती थी। मैं बड़ा परेशान था कि अब करूँ तो क्या करूँ? तभी मुझे किसी ने बताया कि तुम अपने नाम के पीछे सफ़र लगा लो। यानी कि उस्मान सैफ़ी तो पहले से था और जब सफ़र लगाया तो ये चैनल का नाम हो जाता है उस्मान सैफ़ी सफ़र। ये मेरे चैनल का नाम हो जाता है और स्टोरियाँ लोगों को पसंद आने लगती हैं। महज़ 11 ही दिन हुए थे कि मैंने जो जो उसका क्राइटेरिया था उसका, यानी कि 1000 सब्सक्राइबर होने का, वो भी कंप्लीट कर लिया। साथ ही 4000 घंटे देखे जाने का, मेरा वो भी कंप्लीट हो गया था। अब मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और अभी तक जो मैंने 10-12 साल प्रिंट मीडिया में काम किया था, वो मेरा एक्सपीरियंस और काम करने का तरीका जो था वो मुझे पहले से मिलता चला गया। मैंने दूसरे लोगों को देखा, सीखा और कहानी पे कहानी मैंने डालना शुरू कर दिया। फिर सोचा कि एक दिन में एक कहानी सुनाऊँगा, बढ़िया तरीके से कहानी सुनाऊँगा। 1-2 महीने बीत जाते हैं और 1-2 महीने बीतने के बाद मेरे फ़ोन में एक जैसा होता है पैसे लेन का और देन का जो एक साउंड आता है, नोटिफ़िकेशन आता है, वैसी टन जैसी जब आवाज़ लगती है। मैंने देखा मेरे मोबाइल में ₹19,772। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये ₹19,772 कहाँ से आए। तब मैं सीधा दौड़ता हुआ बैंक गया, जिस बैंक में मेरा खाता था और वहाँ जाके मैंने कहा कि देखो ये ₹19,772 कहाँ से आए? उन्होंने कहा ये विदेशी मुद्रा है। विदेशी मुद्रा कैसे मतलब? तब मुझे याद आया कि यानी कि इन मेरा जो यूट्यूब से पहला पेमेंट आ गया है और शायद वो मेरी ज़िंदगी का इतनी खुशी का दिन था, जिसका मैं मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकता। काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद जब 1 महीना और बीता, 1 महीने बीतने के बाद अब डबल सैलरी हो जाती है, जब अगले महीने उस डबल सैलरी को देख रहा था, सुबह-सुबह का वक़्त था, मेरी एक आदत है, मैं रोज़ सुबह-सुबह उठता हूँ, टहलने से पहले मैं पक्षियों के लिए दाना डालता हूँ, अपनी सबसे टॉप वाली छत पर और मैं जब देखा कि अच्छा मेरे इस महीने में कितना पेमेंट बना है, मैं खुश था और खुश होते ही जैसे मैंने मोबाइल अपनी जेब में रखा और जेब में रखने के बाद जैसे मैं सीढ़ी से उतर रहा था, एक छत से दूसरी छत पे आके गिर गया। यानी कि अभी तो मैंने अच्छे दिन देखने शुरू ही किए थे। मेरा चैनल चलना शुरू ही हुआ था, लाखों के व्यूअर्स आने शुरू हुए थे और धीरे-धीरे मतलब मैं वायरल होना शुरू हुआ था और इसी बीच में छत से गिरा और मेरा हाथ टूट गया। ये राइट वाला हाथ जिससे मैं लिखता था, जिससे जो मेरा मेन काम करता था। इसके डॉक्टर साहब ने कहा कि तुम्हारे हाथों की जो चोट लगी है, वो बहुत छोटे-छोटे टुकड़े हो चुके हैं और ये ठीक होना आसान नहीं है। फिर भी मेरे हाथ पे प्लास्टर बन जाता है और मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा? लेकिन उस दिन तो मैंने लाइव दिया था। मैंने कि फिर भी मैंने छुट्टी नहीं की। मैंने यूट्यूब पर भी लाइव दिया और फेसबुक पर भी लाइव दिया और बंधे हुए प्लास्टर के साथ मैंने 60 दिन तक ऐसे ही स्टोरी बनाता रहा, यानी कि अब मेरा लेफ्ट हैंड काम करना शुरू कर देता है। पहला वो दिन ऐसा था मेरी ज़िंदगी का, हाथ टूटने के बाद जब मैंने किसी को अपने यहाँ सैलरी पे रखा। यानी कि अब तक मैं दूसरों के यहाँ नौकरी कर रहा था, फिर मेरे पास अपना एक सैलरी पे बंदा आया और ऐसे ही हाथ बंधे हुए मैंने काम करना शुरू कर दिया और मेरी कहानियाँ इतनी वायरल होनी शुरू हुई कि मुझे बड़े-बड़े अधिकारियों ने फिर अपने पास बुलाना शुरू कर दिया और फिर ऐसे ही धीरे-धीरे करके वक़्त आगे बढ़ने लगता है। जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे और 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद जब आपको ये बटन मिला था सिल्वर प्ले बटन, तो मेरी ज़िंदगी का शायद ये सबसे खुशी का दिन था
और जितना मैं नौकरी जाने पर रोया था, उससे कहीं ज़्यादा मैं इस सिल्वर प्ले बटन के आने के बाद रोया था। क्योंकि अब मेरे पास पैसा भी था और जब और आगे वक़्त बढ़ता है, पहले मैं देख के पढ़ता था, फिर मेरे दिमाग में कंठस्थ होने लगी चीज़ें, याद होने लगी, जब स्टोरियाँ आगे बढ़ती चली गईं। कुछ ही दिन के बाद पता चला कि मैंने तो 1 मिलियन क्रॉस कर लिया है। अभी 1 साल हुआ नहीं था और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए और मेरी स्टोरी ज़्यादातर 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन इस तरह से देखी जाने लगी। और फ़ेसबुक पर तो मैं इतना वायरल होता था कि 10-10 मिलियन मेरी एक-एक कहानी जाया करती थी। समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मैं कई रिश्तेदारों मेरे पास फ़ोन आने लगते हैं, दोस्तों के फ़ोन आने लगते हैं, जो अभी तक दाग लगे होते हैं, चाहे शबनम का दाग लगा हो या शादी वाला दाग लगा हो। अब लोग फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया। पहले 1 मिलियन हुए, फिर 2 मिलियन हुए, फिर इसके बाद 3 मिलियन हुए और लगभग 1000 से ज़्यादा कहानियाँ मैं अब तक सुना चुका हूँ। पहले ऐसा था कि मैं एक छोटी-सी नौकरी करता था, बहुत कम से मैंने शुरुआत की, यानी कि ₹5500 मुझे महीने मिला करते थे। आगे चल के 10, 12, 15,000 रुपए मिलने लगे। लेकिन जब आगे वक़्त ऐसा बढ़ा, इस यूट्यूब की दुनिया में आने के बाद, अब एक नहीं कई लोग मेरे साथ जॉब करते हैं। मैं उन कई लोगों को सैलरी देता हूँ और जो भी लगता है मुझे कि ये चीज़ मैं इसे ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, तो मुझे सोचना नहीं पड़ता, तुरंत उसको ले लेता हूँ। यानी कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। मेरी वाइफ़, मेरा बेटा एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। साथ ही जो बेटा जिसका नाम ताज है, मैं उसकी मम्मी से मिलाने के लिए साल में 2-3 बार हमारा चक्कर लग जाते हैं, हम उससे आराम से मिल लेते हैं। जाते-जाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कई बार ज़िंदगी में कई ऐसे उतार-चढ़ाव आते हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी में आए। मुझे लगता था कि शायद मैं कभी कुछ कर ही नहीं पाऊँगा और मैंने कोशिश की। कोशिश पूरी पूरी ईमानदारी से की और जब इंसान ईमानदार से ईमानदार कोशिश करता है, तब उसकी कामयाब के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसे हुआ कि मैंने ईमानदार से ईमानदार कोशिश की और उसके बाद फिर आगे बढ़ा। लेकिन मेरा हाथ भी टूटा, मुझे कई तरह की दिक्कतें भी थीं। मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं था, अच्छा माइक नहीं था, अच्छा ट्राइपॉड नहीं था। जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ता चला गया, आज मेरे पास सारी सुख-सुविधाएँ, सब चीज़ हैं। यदि आप भी ठानें आगे बढ़ने की, कुछ करने की, तो शायद कोई आपको रोक नहीं सकता। किसी ने सही कहा है कि जब तुम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से चाहोगे, तो पूरी कायनात उस चीज़ को तुमसे मिलाने में जुट जाएगी। और जाते-जाते मैं दिल से जो स्टॉक का धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा बड़ा सपना था कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी बात रखूँ। आज मुझे ये दिन मतलब मेरी ज़िंदगी में आया कि मैं शायद इन्हें शब्दों में बयाँ नहीं कर सकता क्योंकि कई साल से सोच रहा था कि जो स्टॉक वाले मुझे बुलाएँगे और अपना मंच साझा करने का अवसर देंगे। क्योंकि यहाँ बड़े-बड़े लोग आते हैं और अपनी बात कह के जाते हैं और मैंने ये बात कही है, मुझे भी ऐसा मौका मिला है। मैं इनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।